नमस्ते। तो कल आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एग्जाम है ना? और यूनिट 2 को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन तो हो ही रही होगी। फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अगले कुछ ही मिनटों में हम इस पूरे यूनिट को एक सिंपल सी कहानी की तरह समझेंगे, ताकि आप एग्जाम के लिए एकदम सॉलिड तैयार हो जाए। तो देखिए, हमारी कहानी के ये 6 हिस्से होने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एम्प्लॉय डिसिप्लिन की नींव से, फिर देखेंगे कि भाई नियम टूटे तो क्या होता है। इसके बाद हम कर्मचारियों की आवाज़, उनकी समस्याओं को समझेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे सब मिलकर एक समझौते पर पहुंचते हैं। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए फौरन शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर, या कह लीजिए पहला हिस्सा, है नींव। सोचिए, किसी भी अच्छी सक्सेसफुल कंपनी की बिल्डिंग किस पर टिकी होती है? अनुशासन पर। यही है एम्प्लॉय डिसिप्लिन, जो एक पीसफुल और प्रोडक्टिव माहौल की फाउंडेशन रखता है। तो सवाल ये उठता है कि ये एम्प्लॉय डिसिप्लिन आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ सजा देना या पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है। असल में ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बारे में है जो कंपनी बनाती है, ताकि सब लोग एक टीम की तरह काम कर सकें। इसका मेन गोल तो एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है जहां हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी आराम से और अच्छे से निभा पाए। पर आखिर हमें इस डिसिप्लिन की जरूरत है ही क्यों? सीधी सी बात है, इसी से तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है ना? ऑफिस में शांति का माहौल बना रहता है, कंपनी अपने गोल्स तक पहुंच पाती है। और इतना ही नहीं, इससे एम्प्लॉयज का मोरल भी हाई रहता है, और सबसे जरूरी, वर्क प्लेस पर सबकी सेफ्टी और हेल्थ भी बनी रहती है। ठीक है, तो नियम तो बन गए, लेकिन अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर कोई इन नियमों को तोड़ दे? यानी जब वर्कप्लेस पर मिसकंडक्ट होता है तो क्या किया जाता है? ओके, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसे कहते हैं हॉट स्टोव रूल। ये एक एनालॉजी है जो बताती है कि एक फेयर डिसिप्लिनरी सिस्टम कैसा होना चाहिए। सोचिए, एक गर्म स्टोव। पहली बात, वार्निंग। वो दूर से ही लाल दिखता है, मतलब चेतावनी देता है कि वो गर्म है। वैसे ही कंपनी के रूल्स भी सबको पहले से ही क्लियरली पता होने चाहिए। दूसरा, इमीडिएट। अगर आप उसे छुएंगे तो तुरंत जलेंगे, है ना? वैसे ही गलती होने पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी फौरन होना चाहिए। तीसरा, कंसिस्टेंट। स्टोव किसी को नहीं छोड़ता, जो भी छुएगा वो जलेगा। इसी तरह डिसिप्लिन भी हर एम्प्लॉय पर एक जैसा कंसिस्टेंटली लागू होना चाहिए। और चौथा, इम्पर्सनल। स्टोव को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रहा है। मतलब पनिशमेंट एक्शन के लिए है, पर्सन के लिए नहीं। कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। तो जब कोई नियम तोड़ता है तो एक्शन के भी कई लेवल्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि गलती कितनी बड़ी है। ये एक सिंपल सी जुबानी चेतावनी यानी ओरल वार्निंग से शुरू हो सकता है, और अगर मामला बहुत सीरियस है तो सस्पेंशन या नौकरी से निकाले जाने यानी डिसमिसल तक भी जा सकता है। अच्छा, अभी तक तो हमने कहानी को मैनेजमेंट या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होता है जब एम्प्लॉय को कोई दिक्कत होती है, जब उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है? इसी को कहते हैं ग्रीवियंस। सीधे शब्दों में कहें तो ये काम से जुड़ी कोई भी डिससैटिस्फैक्शन या इनजस्टिस की फीलिंग है, जिसे कोई एम्प्लॉय ऑफिशियली मैनेजमेंट के सामने रखता है। ये एक तरह से एम्प्लॉय की आवाज को फॉर्मल तरीके से सुनने का सिस्टम है। और इन शिकायतों को सॉल्व करने का भी एक पूरा सेट प्रोसीजर होता है, जिसे मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर कहते हैं। देखिए, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को बताता है। अगर वहां बात नहीं बनी तो मामला डिपार्टमेंट हेड के पास जाता है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो एक ग्रीवियंस कमेटी के पास जाता है, और आखिर में टॉप मैनेजमेंट तक अपील की जा सकती है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और फेयर प्रोसेस है। अब आते हैं हम अपनी कहानी के फाइनल और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, दी अग्रीमेंट यानी समझौता। देखिए, अभी तक हम प्रॉब्लम्स होने के बाद उन्हें सॉल्व करने की बात कर रहे थे, पर ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज मिलकर काम करते हैं, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो ही ना। और इस प्रोसेस का नाम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। आप इसे एक बड़ी नेगोशिएशन मीटिंग की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ होते हैं एम्प्लॉयर और दूसरी तरफ होते हैं एम्प्लॉयज का एक ग्रुप, जिन्हें यूजुअली एक लेबर यूनियन रिप्रेजेंट करती है। और ये सब मिलकर वेजेस, वर्किंग कंडीशंस और जॉब से जुड़ी दूसरी जरूरी चीजों पर एक अग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस बार्गेनिंग टेबल पर कौन कौन बैठता है? मेनली 3 पार्टीज होती हैं। पहली, लेबर यूनियंस, जो एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी मांगें रखती हैं। दूसरी, एम्प्लॉयर्स, जो मैनेजमेंट की तरफ से नेगोशिएट करते हैं। और तीसरी, गवर्नमेंट बॉडीज, जो एक रेफरी की तरह ये देखते हैं कि नेगोशिएशन फेयर तरीके से और कानून के हिसाब से हो। ये पूरा प्रोसेस भी कुछ सिंपल स्टेप्स में होता है।
सबसे पहला स्टेप है प्रेपरेशन। दोनों साइड अपनी अपनी डिमांड्स और इश्यूज की लिस्ट तैयार करती हैं। फिर आता है निगोसिएशन, जहां दोनों पक्ष मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और एक मिडिल ग्राउंड खोजने की कोशिश करते हैं। जब एक अग्रीमेंट हो जाता है तो उसे कहते हैं सेटलमेंट और एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और आखिर में इम्प्लीमेंटेशन, यानी उस अग्रीमेंट की शर्तों को लागू किया जाता है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, रूल्स, राइट्स एंड रेजोल्यूशंस। अब आपके एग्जाम के लिए एक सुपर हेल्पफुल सेक्शन, की टर्म्स फॉर रिवीजन। ये आपका लास्ट मिनट क्विक रेफरेंस गाइड है। मेरी सलाह है कि आप अगली स्लाइड पर वीडियो को पॉज करें और इन टर्म्स को एक बार अच्छे से देख लें। ये है वो कीवर्ड्स जो आपको यूनिट 2 से बिल्कुल पता होने चाहिए। एम्प्लॉय डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, द हॉट स्टोव रूल, याद है ना वो फेयर वार्निंग सिस्टम। फिर ग्रीवियंस यानी एम्प्लॉय की शिकायत, और ग्रीवियंस रिड्रेसल, उसे सुलझाने का तरीका। कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो बड़ी वाली नेगोशिएशन, नेगोशिएशन इटसेल्फ, लेबर यूनियन और आर्बिट्रेशन। ये सारे टर्म्स आपके आंसर्स में होने ही चाहिए। रिवीजन डन? ग्रेट। अब आता है फाइनल स्टेप, अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला सवाल देखिए, ये हमारी कहानी के पहले हिस्से को कवर करता है। इसमें आपको एम्प्लॉय डिसिप्लिन का मतलब, इनडिसिप्लिन के कारण, एक अच्छे डिसिप्लिनरी सिस्टम की क्या खासियतें होती हैं, हॉट स्टोव रूल और पनिशमेंट के टाइप्स सब कुछ एक्सप्लेन करना है। ओके, अब दूसरा सवाल। ये हमारी कहानी के दूसरे हिस्से पर फोकस करता है। इसमें आपको इंडियन इंडस्ट्री में ग्रीवियंस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, मॉडल प्रोसीजर को डिस्कस करना है और साथ ही कलेक्टिव बार्गेनिंग के मीनिंग, स्ट्रक्चर और स्टेजेस को भी डिस्क्राइब करना है। और ये रहा एक और सवाल जो पूरी तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग पर ही फोकस्ड है। आपको इसका मीनिंग, प्रोसेस, टाइप्स और स्ट्रक्चर समझाना है। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट। बस इसी के साथ आप यूनिट 2 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपने पूरी कहानी समझ ली है, की टर्म्स रिवाइज कर लिए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अब बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छा करेंगे।